दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम चालू करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी और रेलवे आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम नदी, जलप्रपात और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के साथ साथ भारत के भूगोल विषय से आयोजित विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी बनाती है? ऑप्शन है आपके गंगा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी इनमें से एस्चुअरी बनाती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। देखिए दोस्तों विकल्प में गंगा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी में से जो ताप्ती नदी है ये ज्वार नदमुख बनाती है और गंगा, गोदावरी और महानदी नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों ज्वार नदमुख बनाने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो देखिए जो नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं ये समुद्र में मिलने से पहले एस्चुअरीज यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं और ताप्ती और नर्मदा नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी हैं। और दोस्तों ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर लगभग 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रभावित होती है और ये महाराष्ट्र के खान देश के पठार और गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में मिलती है। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों ही ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है नैनीताल, शिमला, सिक्किम या माथेरेन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों नैनीताल जो है ये भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये जो ज़िला है या ये शहर है चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है और यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है और इसके नाम पर इसका नाम नैनीताल पड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है। कावेरी, गोदावरी, शरावती या कृष्णा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, शरावती नदी पर। दोस्तों जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी की सहायक नदी शरावती पर स्थित है और ये 4 छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और दाम ब्लांचे से मिलकर बना है और इसको ही गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन है पैगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या बेम्बनाद झील। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है आपका, बेम्बनाद झील। दोस्तों बेम्बनाद झील केरल में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने और नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे पुन्नमदा झील भी कहा जाता है। तो बेम्बनाद झील को पुन्नमदा झील भी कहा जाता है। ये केरल में स्थित सबसे लंबी झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी और नर्मदा। तो सही उत्तर आप जानते हैं नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी मालवा पठार की या मरकंटक पहाड़ी से निकलती है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है और ये अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी का या नर्मदा नदी घाटी का जो अधिकांश भाग है दोस्तों ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में स्थित है। और ये देखिए कृष्णा, महानदी और गोदावरी नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण करती हैं जबकि नर्मदा एस्चुअरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? घाघरा, गोमती, कोसी या बेतवा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेतवा नदी। दोस्तों बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर शहर के निकट यमुना के दाएं तट पर मिलती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण क्या है? सही उत्तर है दोस्तों, दामोदर नदी में प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है और इसी के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और इसका उद्गम दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वो कौन सा है? ऑप्शन है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, अरब सागरी, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह या बंगाल की खाड़ी। तो इसमें बताना है आपको कि खारी नदी किसके अपवाह तंत्र का अंग है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस तरह से खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है, आपको बताना है। ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देखिए रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार या केदारनाथ। तो सही उत्तर क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम दोस्तों देवप्रयाग नाम से जाना जाता है और अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं। और दोस्तों इसी के बाद यानी देवप्रयाग के बाद ही इस नदी को, अलकनंदा और भागीरथी नदियों को गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देवप्रयाग 5 प्रयागों में सबसे अंतिम है। सबसे देखिए इसमें जो प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, और इसके बाद देवप्रयाग है जहाँ से अलकनंदा भागीरथी नदियों के मिलने के बाद ये नदी गंगा के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों सांगपो तिब्बत में जो नदी है उसको भारत में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? चिल्का, कोलेरू, लोनार या पुलिकट। तो इसमें से कौन सी झील है जो 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये है पुलिकट झील। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक छिछली यानी लैगून झील है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा या ताप्ती। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी। दोस्तों भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ पूरब की ओर कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। इसमें याद रख लीजिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए अरब सागर में नहीं मिलती है कावेरी नदी क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कयाल क्या होता है? ऑप्शन देखिए, तराई मैदान, दक्कन पठार की रेगड़, गंगा डेल्टा या केरल के लैगून। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है। देखिए जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा जो स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती है उसे अनूप यानी लैगून कहा जाता है। और चिल्का, कोलेरू और पुलिकट अनूप झीलों के उदाहरण हैं। केरल में जो लैगून झीलें हैं उनको कयाल कहा जाता है। और इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों,
पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल और बेम्बानाद जो झीलें हैं इनको कयाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सही उत्तर है कैलाश पर्वतमाला से। दोस्तों सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है और इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 700 किलोमीटर है दोस्तों, और पाकिस्तान को सिंचित करते हुए यह मकरान तट पर अरब सागर में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, हुंडरू स्वर्ण रेखा सही सुमेलित है, जोन्हा राहु सही सुमेलित है, दसोंग कांची सही सुमेलित है, लोध बाकर ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात 469 फीट है, जिसको लोध जलप्रपात कहते हैं। ये बाकर नदी पर नहीं बल्कि बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी या धनसिरी। तो सही उत्तर है दिहांग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और आप जानते भी हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग, असम के सादिया और धुबरी में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सांगपो नदी जो तिब्बत से निकलती है भारत में जो है, इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजरप्पा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है दामोदर भेड़ा, इसके अलावा दामोदर शेरभूखी, दामोदर बराकर या दामोदर कोनार। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है। रजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थस्थल है और अत्यंत प्राचीन माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर और रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। तो सही उत्तर है रजरप्पा जो है ये दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक किन किन देशों से गुजरती है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र दुनिया की लंबी नदियों में से एक है और ये अपने उद्गम से लेकर डेल्टा तक देखिए तिब्बत यानी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और विस्तार में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है और ये भूटान, तिब्बत, चीन, यहाँ पर सांगपो, भारत में दिहांग और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा या ब्यास? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लूनी नदी। दोस्तों, लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणियों से निकलती है और ये नदी अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थली प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण यानी दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो भारतीय मरुस्थल जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है उसमें प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकटक क्या है? एक घाटी, नदी, झील या पर्वतमाला? तो सही उत्तर है लोकटक एक झील है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, लोकटक भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है और देखिए केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य इसी झील के समीप स्थित है और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर संगाई हिरण पाया जाता है। तो याद रखिएगा, लोकटक मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वो कौन सी है? आपको बताना है। सतलज,
ब्यास, रावी या हुंजा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सतलज नदी। दोस्तों सतलज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से होता है और इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। सतलज नदी इसी पर भाखड़ा नांगल बांध इसी पर स्थित है और ये सिंधु की सहायक नदी है जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंबल नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्य हैं, यूपी, एमपी और राजस्थान, इन 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जानपाव पहाड़ी से निकलती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से ये 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। दोस्तों चंबल नदी पर जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं उनमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध हैं। इसके अलावा कोटा बैराज भी चंबल नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। सांभर झील आप जानते हैं राजस्थान के जयपुर के निकट लवड़ी यानी खारे पानी की झील है और इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों और नीस की गर्तों से भरा हुआ निक्षेप ही नमक का प्रमुख स्रोत है। तो सांभर नमक झील या लवण झील राजस्थान में स्थित है। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील स्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ओडिशा। दोस्तों ओडिशा की जो चिल्का झील है ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये एक लैगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। तो सही उत्तर है भारत के ओडिशा में दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत एनसीईआरटी आधारित भारत के भूगोल का भाग 5, जिसमें आपने नदी, झील और प्रमुख जलप्रपातों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।